नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं दोपहर टॉप 10। शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक को लेकर योगी सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। ऑल इंडिया विमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने अब से थोड़ी देर पहले यूपी की महिला और बाल कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से मुलाकात की है। इस प्रतिनिधिमंडल में ट्रिपल तलाक की शिकार कई महिलाएं भी शामिल थीं। इन महिलाओं का कहना था कि पिछली सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, ऐसे में अब बीजेपी सरकार से ही उन्हें उम्मीद है। घर वालों का टॉर्चर उन पे रहा और दबाव में आकर उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। कैसे तलाक लिया उन्होंने आपसे? बस उन्होंने लिया नहीं, बस उन्होंने गुस्से में ऐसी लड़ाई बढ़ती गई और गुस्से में 3 बार फटाफट उन्होंने तलाक कह दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सपा सरकार में ये सब हुआ जब मेरा केस हुआ। उसके बाद उनकी बहन भी एमएलए थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने कोई हेल्प नहीं किया। एंड अब हम बस इसी आस में हैं कि बीजेपी कुछ तो करेगी। जब मैटर उठाया है तो इंसाफ मिलेगा। जी, उसने बताया है कि हमारे हस्बैंड ने 2 शादियां मेरे बाद कर रखी हैं। तलाक तो उसने मुझे नहीं दिया है, लेकिन तलाक की तलवार मेरे ऊपर लटक रही है। तलाक से भी बदतर मेरी ज़िंदगी है। वो मुझे छोड़ के चला गया है। ना मैं बच्ची को पढ़ा पा रही हूँ, ना मैं कुछ कमा पा रही हूँ। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं कहाँ रहूँ। ना मेरे पास रहने का ठिकाना है, ना रोज़गार है, ना पैसा है और ना मेरे पास केस लड़ने के पैसे हैं। 3 तलाक से हमारी बहनें बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो भी तलाक हो रहे हैं वो कुरान शरीफ के कानून के खिलाफ हो रहे हैं। व्हाट्सएप पे तलाक, ईमेल पे तलाक, नशे में, गुस्से में, गलतफहमी में या रात में निकाल दिया गया, जबकि तलाक एक रिलीफ का रास्ता है और काउंसलिंग के साथ में है, जो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक जुर्म है, ये जुर्म है, इस जुर्म के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए। तो एक तरफ ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम महिलाओं की फरियाद सुनी गई, दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी से फरियाद करने मुख्यमंत्री आवास पहुंची महिलाओं के साथ पुलिस पर धक्का मुक्की करने का आरोप है। इंडिया टीवी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने जब महिला पुलिसकर्मी से सवाल पूछे तो इस महिला पुलिसकर्मी ने कहा कि आप जाइए, योगी जी को बता दीजिए। इनको कह रहे हैं, इनको भीड़ ना लगा, वहाँ से भीड़ ना लगा। लोगों को जाने से कह रही हैं भाई, इन लोग को जाने दीजिए, किनारे हो जा रही है ये। कह रहे हैं जाइए, आप यहाँ से जाइए, लोग को हटो यहाँ से। नहीं, चलिए आप आगे होइए, आगे होइए। आप धक्का क्यों दे रही हैं? मैं धक्का नहीं दे रही हूँ। धक्का दे रही हैं? बताओ, धक्का दे रही। अरे सर, मैं सीतापुर जिले से आया। योगी जी ने कहा इस तरह से बात करने को जो फरियादी हैं। जाइए, योगी जी बता दीजिए। आइए यहाँ, ये सुना लो। क्या बोल रही हैं आप? आ जाओ। क्या बोल रही हैं? योगी जी को बता। अरे भाई देखिए, नहीं आप धक्का दे रही हैं, फिर हम किसको धक्का दे रहे हैं? किसको धक्का? अभी आपने क्या कहा? आपने कहा योगी जी को बता। आपने कहा हम योगी जी, ये कह रही है योगी जी को बता दीजिए, हम ऐसे करेंगे। ये सब रिकॉर्ड हुआ इनका जो उन्होंने कहा है। रिकॉर्ड हुआ। क्या बोल रही हैं? कह दीजिए। अरे कह दें, जाइए कह दीजिए योगी जी से, जिससे मनो कहिए। योगी से कह दें, ये कह रही हैं। और कोई है यहाँ पर? कोई अधिकारी है यहाँ पर? कोई अधिकारी है यहाँ पर सीएम कार्यालय का? सर मेरी बात सुन लीजिए। सर मेरा विकलांग सर, मेरी बात। योगी सरकार से आज किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं। अब से 3 घंटे के बाद योगी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। इस बैठक में छोटे किसानों की कर्ज माफी पर मुहर लगेगी। अवैध बूचड़खानों पर भी फैसला हो सकता है। यूपी में 24 घंटे बिजली देने का ऐलान हो सकता है और 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने की नीति भी बनाई जा सकती है। निजी स्कूलों में मनमानी फीस पर सख्ती हो सकती है। इसके अलावा नकल के खिलाफ अभियान पर फैसला लिया जा सकता है। एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए भी गाइडलाइन जारी होने की उम्मीद है। तो ये तमाम फैसले आज जो पहली कैबिनेट होने जा रही है योगी सरकार की, उसमें लिए जाने की उम्मीद है। एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए गाइडलाइंस जारी होंगे। हालांकि ये सब आदेश सरकार पहले जारी कर चुकी है, उस पर क्रियान्वयन भी हो रहा है और भाग्य लक्ष्मी योजना पर भी फैसला हो सकता है। आज की कैबिनेट बैठक में होने वाले फैसलों से सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। योगी सरकार उनका फसली कर्ज माफ करने वाली है। यूपी में सरकार गठन के 16 दिन बाद आज यूपी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। इसी मीटिंग में किसानों की कर्ज माफी पर बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। 80 लाख से ज्यादा किसानों के करीब 35 से 40 हजार रुपए तक कर्ज माफ हो सकते हैं। कर्ज माफी का वादा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान किया था। यूपी में 1 करोड़ 85 लाख सीमांत और 30 लाख लघु किसान हैं। इन पर 62,000 करोड़ रुपए बकाया है। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और उन्होंने बैंकों से लोन लिया है, तो योगी सरकार उनका कर्ज माफ कर देगी। लेकिन सिर्फ फसली कर्ज माफ किया जाएगा। इसका मतलब होगा कि अगर किसान ने फसल उगाने या खाद खरीदने या बीज खरीदने के लिए कर्ज लिया है, तो वही कर्ज माफ किए जाएंगे।
छोटे किसानों का 35 से 40 हजार रुपए तक का कर्ज माफ किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार किसानों का पूरा कर्ज एक बार में माफ करेगी। बीजेपी ने सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही कर्ज माफी का वादा किया था, इसलिए उसकी तैयारी करने में सरकार को 16 दिन लग गए। योगी सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के खजाने पर 40,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। खबर है कि इसके लिए योगी सरकार केंद्र सरकार से कर्ज लेने की योजना पर काम कर रही है। केंद्र सरकार इस कर्ज को GSDP यानी सकल घरेलू उत्पाद से बाहर रखेगी, ताकि राज्य सरकार के पास दूसरी विकास योजनाओं के लिए कर्ज लेने की गुंजाइश हो। अब से थोड़ी देर पहले यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आज योगी सरकार ऐतिहासिक फैसला लेगी। ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। उत्तर प्रदेश के कर्जे के बोझ से दबे हुए सीमांत और लघु कृषकों के बारे में बहुत बड़ा फैसला और उनको बहुत बड़ा राहत देने जा रहे हैं। अनुमानित यह है कि 35 से लेकर के 45,000 करोड़ के बीच में आ सकता है और वो बैंकों से सूचना मांगी गई है और जो सूचना आएगी उसके हिसाब से वो निर्णय होने वाला है। किसानों की कर्ज माफी तो होगी ही, योगी सरकार प्राइवेट स्कूलों की फीस पर भी लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। इसका रोड मैप बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों की क्लास ली। शाम 6 बजे से शुरू हुई योगी की मैराथन बैठक रात 12:10 तक चली। मुख्यमंत्री ने अफसरों से उनके कामकाज पर सवाल जवाब किए। मीटिंग में 100 दिनों का एजेंडा तय किया गया और अफसरों को एक टाइम फ्रेम में उसे पूरा करने का टारगेट दिया गया। बैठक में शिक्षा के सत्र नियमित करने, समय से परीक्षा कराने, खाली पड़े पदों को भरने और नकल रोकने के साथ साथ प्राइवेट स्कूल की फीस पर नकेल कसने और अगले 5 सालों में 10 लाख लोगों को रोजगार देने के टारगेट पर चर्चा हुई। अरविंद केजरीवाल के निजी केस के लिए दिल्ली सरकार के खजाने से वकील की फीस मांगने पर हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी ईवीएम से ध्यान भटकाने के लिए इस मामले को तूल दे रही है। डीडीसीए मामले में अरुण जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। केजरीवाल ने केस की पैरवी के लिए राम जेठमलानी को हायर किया। अब केजरीवाल चाहते हैं कि फीस की रकम दिल्ली सरकार के खजाने से भरी जाए। एलजी ने यह मामला केंद्र सरकार को भेजकर गाइडलाइंस मांगी है। ये कानून को सम्मत नहीं है, ये प्रशासन के नियमों को सम्मत नहीं है और ये दिल्ली के सामान्य नागरिक पर डाका है। जेठमलानी जी 1.5 साल से ये मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन 1.5 साल से ये बात नहीं हुई। आज ये बात हो रही है। क्यों? क्योंकि कल ये लोग बड़ी बुरी तरह से फंस गए हैं। ईवीएम का घोटाला सामने आने के बाद इनके पास कोई जवाब नहीं बच रहा। सारा का सारा मुद्दा इन्होंने पलटने के लिए कोशिश की है। राम जेठमलानी के सेक्रेटरी की ओर से अरविंद केजरीवाल के सचिव को लिखी गई चिट्ठी में जेठमलानी की फीस बताई गई है। हर सुनवाई के दिन कोर्ट जाने के बदले जेठमलानी को 22 लाख रुपए मिलने हैं। कुल 13 पेशी के हिसाब से 2 करोड़ 86 लाख रुपए हुए हैं। इसके अलावा जेठमलानी को वकील नियुक्त करने की फीस 1 करोड़ रुपए है। कुल फीस 3 करोड़ 86 लाख रुपए बनती है। Is the charge which I always make from my rich clients. Everybody knows in this country that I charge only the rich. The Aam Aadmi Party has also said that earlier Mr. Jethmalani has offered to. Of course, I would. Even now, if the government doesn't pay or he can't pay, I will appear free. I will then treat him as one of my poor clients. सवाल ये उठ रहा है कि केजरीवाल के निजी केस के लिए पैसा सरकार के फंड से क्यों दिया जाए। एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को 2 दिन में 3 झटके लगे। अब पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने प्रचार से इनकार कर दिया है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत बढ़ती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले शीला सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री रहे AK वालिया ने भी कल इस्तीफे की पेशकश की थी, जबकि 3 बार के विधायक और पूर्व डिप्टी स्पीकर अमरीश गौतम इतने नाराज हो गए कि कल बीजेपी में शामिल हो गए। शीला दीक्षित प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से नाराज हैं। नाराजगी की वजह यह है कि शीला को कई फोरम से हटा दिया गया है। यूपी में वंदे मातरम पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। आज बरेली नगर निगम ने भी इस मसले पर यहां भी विवाद हो गया। मेरठ और बनारस के बाद अब बरेली नगर निगम में भी वंदे मातरम पर बवाल हो गया है। बरेली के बीजेपी पार्षद बोर्ड की मीटिंग में वंदे मातरम गाने पर अड़े हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुस्लिम पार्षद इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम पार्षदों का कहना है कि यूपी में योगी सरकार बनने के बाद बिना वजह वंदे मातरम को मुद्दा बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी आज योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने वाले हैं और इस बैठक में अयोध्या में राम मंदिर मसले पर बात होगी। स्वामी ने लखनऊ के नाम पर आज एक ट्वीट भी किया और कहा कि अपने राजनीतिक जन्मस्थान को लखनऊ कहूं या लक्ष्मणपुरी कहूं। इस वक्त एक बड़ी खबर इंडिया टीवी से। यूपी के आबकारी मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों पर बैन का फिलहाल सरकार का कोई इरादा नहीं है। शराब से राज्य को 19,000 करोड़ का राजस्व मिलता है, इसलिए फिलहाल यूपी में शराबबंदी का कोई इरादा नहीं है। आपको बता दें कि इस वक्त शराब बैन को लेकर यूपी के कई शहरों में महिलाएं जबरदस्त विरोध कर रही हैं।